तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, क्यों बनते हैं। देखो, बॉन्ड हमेशा बनते हैं दो एटम में। जैसे हम दो लोग हैं, हम में प्यार है, मोहब्बत है, तो हम कहेंगे कि हमारे में बॉन्ड है। तो बॉन्ड का मतलब होता है कनेक्शन, प्यार, है ना। तो क्योंकि एटम्स जो हैं ये कोई लिविंग तो है नहीं, इनमें प्यार कैसे हो सकता है, हम यही जानने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आयनिक बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। आयनिक बॉन्ड, ओके। उसके लिए मुझे एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। जो नमक खाते हैं ना हम, साल्ट, सोडियम क्लोराइड, मुझे उसकी एग्जांपल लेनी पड़ेगी। तो सोडियम एटम जो है पीरियोडिक टेबल में, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम, ठीक है। Na का मतलब सोडियम एटम। यहाँ पे लिखा हुआ है 11 और यहाँ पे लिखा हुआ है 22 पॉइंट, आई थिंक 0.990। 11 तो होता है उसका एटॉमिक नंबर। आपको कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? अरे, एटॉमिक नंबर होता है कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉन की गिनती कितनी होगी? 11। फिर आप कहोगे उसका मास कितना हुआ? आप कहोगे क्या उसका मास 22.990। क्या लिखोगे? ग्राम? नो बाबा, इतना भारी नहीं होता सोडियम एटम। तो एटम तो नेगेटिव से दिखता भी नहीं है, तो उसका इतना मास कैसे हो सकता है? तो फिर ये जैसे 22 लिखा है, लिथियम के ऊपर 6.9 लिखा हुआ है ना, और हाइड्रोजन के ऊपर 1.008 लिखा हुआ है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये एटॉमिक मास है। तो आप कहोगे कि ये एटॉमिक मास में साथ में हमें ये भी तो बताओ, ये ग्राम है, किलोग्राम है, क्या है ये? तो याद रखना, जो एटॉमिक मास होते हैं ना, इसके साथ में उसका यूनिट होता है जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। तो हम चलते हैं एटॉमिक मास यूनिट की तरफ। 1 एटॉमिक मास यूनिट पर कितना होता है? 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। हाँ, आपको भी इतना बड़ा नंबर में हम कैसे याद रखें? कोई बात नहीं, आज तैयार रख लो 1.66, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यदि आपको कि हमें तो ग्राम में चाहिए तो नो प्रॉब्लम, इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको किसके साथ? 1000 के साथ, 10⁻³ के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻³ के साथ तो कितना आएगा? -27 + 3, तो -24 रह जाएगा। फिर वो हो जाएगा इन ग्राम। तो एटॉमिक मास यूनिट को याद रखना, ग्राम में और किलोग्राम में वैल्यूज। अब पीरियोडिक टेबल में जो मास लिखे होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन पे इतना लिखा हुआ था मास 1.0078, उसके साथ में AMU नहीं लिखा था, पर वो आपको लिखना है। और AMU की यदि यहाँ पे वैल्यू लगाओगे तो वो किलोग्राम में आ जाएगी, ठीक है। कार्बन के साथ लिखा होता है 12 AMU, तो यहाँ पे AMU की वैल्यू लगा देना बस, तो किलोग्राम या ग्राम में वैल्यू बन जाएगी। तो ये होता है एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का। तो मैं तो इंटरेस्टेड पता कहाँ था? एटॉमिक नंबर पे। चलो, अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है? 11, ओके। और जो नमक होता है ना, उसको बनाने के लिए वो पता है नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम का तो हो गया एटॉमिक नंबर, कितना था एटॉमिक नंबर? ओके, 11। पर मुझे अब किसका चाहिए? क्लोरीन का। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो मुझे अब चाहिए क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। तो मैं पीरियोडिक टेबल में वापस जा रहा हूँ। ये देखो क्लोरीन है, ये यहाँ पे लिखो 17, ये इसका एटॉमिक नंबर है। 35.453 इसका एटॉमिक मास है। और फिर मैं वही बात बताता हूँ कि
इसके साथ में एटॉमिक मास यूनिट लिखना मत भूलिएगा यदि आपको चाहिए तो। पर मैं तो इंटरेस्टेड कहाँ हूँ, सिर्फ एटॉमिक नंबर पे, जो इसका कितना है 17। तो मैंने अभी बताया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, और एटॉमिक नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 मीन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, और 11 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में नहीं घूमते न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है अराउंड द न्यूक्लियस, एक फॉर्मूला याद रखना 2n²। n की वैल्यू, यदि n की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। n 1 होगा तो पहला ऑर्बिट मीन पहला चक्कर, n 2 होगा तो मतलब दूसरा चक्कर, n3 होगा तो तीसरा चक्कर। तो यदि n1 होगा, ठीक है, n की वैल्यू 1 लगा दो तो कितना होएगा 2 × 1 का स्क्वायर। तो कितनी गिनती आएगी, कितना आएगा आंसर 2। तो पहले चक्कर में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, फिर दूसरे में कितने हो सकते हैं, तो n को यहाँ पे ना 2 पुट कर दो, तो 2n², 2 × n कितना हुआ अब 2, दूसरा चक्कर, उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 8, दूसरे चक्कर में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब तीसरे में कितने होंगे 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 × 2 18, तो तीसरे चक्कर में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलो अब हम आते हैं सोडियम के केस में। तो पहले चक्कर में 2 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो आप, दूसरे में कितने आएंगे 8 और 2 हो गए 10। अब तीसरे चक्कर में उसके पास बचा ही एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है बस। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, यदि इलेक्ट्रॉन इस डिस्ट्रीब्यूशन से हों तो एटम को बहुत अच्छा लगता है। मतलब यदि किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन की गिनती 2 है, 8 है, 18 है, जैसे n = 3 में था, तो वो एटम को बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है मैं बिल्कुल अब स्टेबल हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से कोई बॉन्ड वगैरह नहीं बनाना है, मैं तो गुड हूँ, मैंने किसी से कोई इंट्रैक्शन नहीं करनी है। मतलब यदि कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए उसके ऑर्बिट्स में 2, 8 और 18। अब सोडियम की बात ले लो, तो सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, लास्ट में एक और था 11, है ना, तीसरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो टोटल कितने हो गए 11। अब देखो यदि 2 इलेक्ट्रॉन होते तो अच्छा लगता है, 8 होते तो अच्छा लगता है, और 2 + 8 इतने हो जाए, 8 और 2 10 भी अच्छा लगता है। पहले लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लास्ट ऑर्बिट में 2 हों, 8 हों, 18 हों तो गुड है। वो एटम फिर कहता है कि मुझे तो अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनाना। पर इसके पास तो लास्ट ऑर्बिट में है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए तो गुड ना हुआ ना। अब क्लोरीन के केस में देखो 17, तो पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे 2, दूसरे में 8, बाकी कितने बचे 7, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 हो गए। अब क्लोरीन कहता नहीं, मेरे से भी अच्छा नहीं है, मेरे तो अकेले ऑर्बिट में 8 चाहिए थे, तो उसके पास है 7, तो उसको चाहिए कितने 8। तो सोडियम को कितने चाहिए, सोडियम कहते हैं कि ये ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मुझे तो 2 और 8 10 मेरे लिए अच्छे थे, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला, ये मुझे यदि ना होता तो मैं कितना अच्छा होता। और क्लोरीन कहते हैं कि यदि मेरे पास कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए
तो मेरे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अच्छा लगने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तब अच्छा लगेगा इसे। ओके, सोडियम जब देखता है ना कि क्लोरीन मेरे पास में है, सोडियम को जब क्लोरीन के पास में लाया जाता है तो सोडियम क्या करता है, सोडियम बहुत चालाक है, फटाफट अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, कहता मुझे नहीं चाहिए तो जा। अब एक ध्यान रखियो आप, वेरी इंपॉर्टेंट, एटम होता है न्यूट्रल, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है एटम पे। ठीक है, पर यदि एटम किसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है, अपने मतलब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है कि मुझे नहीं चाहिए तो जा, तो वो एटम फिर न्यूट्रल नहीं रहता, न्यूट्रल नहीं रहता, वो चार्ज बन जाता है, चार्ज आयन बन जाता है। यदि वो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है फिर एटम पे, तो उसको कहते हैं कैटायन। तो सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो सोडियम क्या बन गया, सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया कि 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो इस पे चार्ज +1 आएगा, तो हम कहेंगे सोडियम की वैलेंसी कितनी है, +1, मतलब सोडियम कैटायन बन गया पॉजिटिव विद वैलेंसी +1। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, सोडियम पास में आ रहा था, तो ओके, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लोरीन ने फटाफट वो एक्सेप्ट कर लिया। जब क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। पर एक गड़बड़ है, ये भी न्यूट्रल था। जब इसके पास, जब इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है, नेगेटिव चार्ज इसने मतलब बाहर से ले लेना है, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर ये इस पे चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने पकड़ा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सोडियम ने लूज किया था, नेगेटिव को लूज करना मतलब पॉजिटिव चार्ज आना, और एटम जब नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है फिर, तो ये भी आयन बन जाएगा, इसको कहेंगे एनायन। ये एनायन हो गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ा है, तो इस पे वैलेंसी आएगी -1। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, वैलेंसी +1। अब देखो ये भी एटम गुड हो गया आयन बन के कि मेरे पास तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी गुड हो गया, ये कहता अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भी तो 8 है लास्ट ऑर्बिट में। पर एक प्रॉब्लम है, सोडियम पे वैलेंसी +1 है, क्लोरीन में -1 है, मतलब इस पे एक ये इसको ना अट्रैक्ट करेगा बड़ी स्ट्रांगली, क्योंकि इस पे चार्ज प्लस का आ गया, इस पे चार्ज माइनस का आ गया, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, और खींचेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो हम कहेंगे इनमें बॉन्ड बन गया, तो उसी बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। तो सोडियम क्लोराइड टाइटली एक दूसरे से जुड़ के उसने बॉन्ड बना लेना, इवेलेंसी के कारण, +1 और -1 के कारण। ठीक है, तो उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्यों होता है, आयन की अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, compounds are unique in that they possess oppositely charged ions that are bound together by an electrostatic force of attraction. Sodium chloride, common table salt, consists of a sodium cation, Na+, and a chloride anion, chloride minus. As these ions bind together, they will form a cubic ionic crystal. In this sodium chloride ionic crystal, each of the sodium ions will be surrounded by 6 chloride ions, and each of the chloride ions will be surrounded by 6 अब हम समझते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड तो समझ में आ गया ना, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है।
देखो बॉन्ड तो बॉन्ड है, मीन कनेक्शन है। जैसे मैं बोल रहा था मेरे और आप में प्यार है, प्यार क्या है? कनेक्शन। तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड एक दूसरे तरह का प्यार है, सेकंड टाइप का। क्योंकि आपको पता है प्यार कितनी तरह के होते हैं। जैसे आयनिक वाला प्यार होता है। अब हम कौन से प्यार हैं? कोवलेंट वाला प्यार। ओके, आयनिक वाला प्यार तो होता है ना कि चार्ज के कारण है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो कोवलेंट वाला प्यार क्या होगा? चलो फिर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था? 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तो बाकी कितने बचे? 8 to 10, तो टोटल 17 है ना। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 7। अब क्या क्लोरीन को अच्छा लगेगा? नहीं। तो वो कहेगा मेरे पास 7 है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो 8 चाहिए। तो ये क्लोरीन एटम है ना। इसको भी अच्छा नहीं लग रहा। देखो पहले में 2, फिर 8, लास्ट में कितने हो गए? 7। इसको भी अच्छा नहीं लग रहा, इसके लास्ट ऑर्बिट में भी 7। तो ये बहुत चालाक है। ये कहते कि हम पता है क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मेरा और एक तेरा हम ना शेयर कर लेते हैं। जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन है तेरा भी हो जा, तुम उसे यूज कर सकता है, तो तेरे वाला इलेक्ट्रॉन को मैं यूज कर सकता हूं। तो यदि इसका इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा तो इसको क्या लगेगा? मेरे पास 8 हो गए। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा तो इसको भी यही लगेगा कि मेरे पास तो अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों गुड हो जाएंगी। कैसे? अब देखो, When two chlorine atoms join together, they will share a pair of electrons. Once bonding occurs, each chlorine atom will have 8 electrons, making the molecule more stable. Let's look at some of the differences between covalent and तो क्लोरीन एटम दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये इनका एक एक इलेक्ट्रॉन अब शेयर होगा। electrons. Once bonding occurs, each chlorine atom will have 8 electrons. देखो अब ना इसको भी लग रहा है कि मेरे 8 हो गए, इसको भी यही लग रहा है मेरे 8 हो गए, क्योंकि उन्होंने ये वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे ने इन्होंने शेयर कर लिया, making the molecule more stable. अब दोनों क्लोरीन को अच्छा लग रहा है, स्टेबल हो गए। तो बट बना क्या? क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया Cl2, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के साथ। इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। Let's look at some of the differences between covalent and ionic compounds. देखो ये क्लोरीन में कोवलेंट बॉन्ड है, सोडियम क्लोराइड में क्या था? सोडियम और क्लोरीन में आयनिक बॉन्ड। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? Ionic compounds form crystalline solids. Let's look at some of the differences between covalent and ionic compounds. Ionic compounds form crystalline solids. Covalent compounds, on the other hand, are usually liquids, such as carbon tetrachloride, or gases, such as carbon dioxide. Ionic compounds require a great deal of energy to break the attraction between the positive and negative ions. Therefore, an ionic compound will have a high melting and boiling point. Covalent compounds have low melting and boiling points. When in a dissolved state, ionic compounds will conduct electricity. If our sodium chloride is dissolved in water, it will conduct electricity after separating into sodium plus and chloride minus ions. However, in a solid form, ionic compounds are good insulators and will not conduct electricity. Because covalent compounds usually do not dissolve into ions, they will not conduct electricity. Summary: ionic compounds are held together by ionic bonding. Covalent compounds are joined by covalent bonds. Ionic compounds form hard crystals. Covalent compounds are usually liquids and gases. Ionic compounds have much higher boiling and melting points than covalent compounds. Ionic compounds are good conductors of electricity.
covalent